हेलो दोस्तों, तैयारीonline.com में आप सबका स्वागत है। आज फिर से हम टारगेट सीटेट में ईवीएस कक्षा 5वीं के पहले चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला चैप्टर जो है सेंस ऑर्गन से रिलेटेड है। सेंस ऑर्गन कितने हैं हमारे? तो सेंस ऑर्गन 5 हैं हमारे। हमारा नाक, कान, जीभ, त्वचा और आँख। ठीक है, ये हो गए हमारे 5 सेंस ऑर्गन जिससे हम क्या करते हैं? आँखों से देखने का काम करते हैं, कान से सुनने का, जीभ से किसी भी चीज़ को टेस्ट करने का, नाक सूंघने के काम आती है और स्किन जो है वो हमारे महसूस करने के काम आती है। तो आज का जो हमारा अध्याय है वह भी सेंस ऑर्गन से ही रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं। कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े मकोड़ों की गंध से उनकी पहचान कर लेते हैं, जैसे में चींटी, मधुमक्खी और रेशम का कीड़ा। तो यहाँ प्रश्न सीटेट में क्या बन सकता है? तो यहाँ प्रश्न बन सकता है कि कौन से कीड़े अपनी मादा कीड़ों की गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं। तो हमें ध्यान रखना होगा कौन कौन से कीड़े हैं? चींटियाँ, मधुमक्खी और रेशम के कीड़े। और भी बातें जान लेते हैं। चींटियाँ, मधुमक्खी और रेशम के कीड़े ये सब हमेशा ग्रुप में रहते हैं, एक साथ रहते हैं। चींटियों में जो रानी चींटी होती है वही अंडे देते हैं, बाकी सब पहरेदार होते हैं। और मधुमक्खी में भी यही होता है, जो रानी मधुमक्खी होती है वही अंडे देती है और बाकी मधुमक्खियाँ जो होती है वह उसकी रखवाली करती हैं, कह सकते हैं देख रेख करती है। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा मच्छर हमें हमारे पैर के तलवों और शरीर की गर्मी से पहचान लेते हैं। मच्छर किससे हमें पहचानते हैं? तो हमारे शरीर की गर्मी से, हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है उससे ये हमें जान लेता है और साथ ही हमारे पैर के तलवों से। तो समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर से ही पहचान लेता है। हमने पहले पॉइंट में ही देखा है कि कुछ नर कीड़े जो होते हैं वह अपनी मादा कीड़ों की गंध से उन्हें पहचान लेते हैं, जिसमें हमने देखा चींटियाँ, मधुमक्खियाँ और रेशम के कीड़े। और यहाँ भी किसकी बात हो रही है? तो यहाँ भी बात हो रही है रेशम के कीड़े की। तो यहाँ प्रश्न ये बन सकता है कि रेशम का कीड़ा किस वजह से अपनी मादा को जल्दी पहचान लेता है? तो वह उसकी शरीर के गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है हमारा ज़्यादातर पक्षियों की आँखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। हम सब ने पक्षियों को देखा है। जब पक्षियों को हमने देखा है तो ये नोटिस कीजिएगा कि पक्षियों का जो आँख होता है वह हमेशा क्या होता है? उनके सिर के दोनों तरफ होता है, हमारी तरह नहीं होता है। हमारी तरह होता तो वो सामने सामने ही देख पाते। बहुत सारी जो पक्षियां हैं उनकी आँखें जो होती हैं वो सिर के दोनों तरफ होता है। इस वजह से क्या होता है कि वो एक समय में ही 2 चीज़ों को देख पाती हैं, यानी एक समय में ही 2 अलग अलग चीज़ों को बहुत ही आसानी से देख लेती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा कुछ पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती, इसीलिए वो अपनी गर्दन घुमाकर आसपास की चीज़ों को देखते हैं। हमारी आंखें कैसी होती हैं? हमारी आंखें देखिए, मैं यहाँ बनाती हूँ, ये इस तरीके से होती है और ये हमारी पुतलियाँ होती है। और ये पुतलियाँ क्या होती है? इधर से उधर हम करके चीज़ों को देख लेते हैं। लेकिन बर्ड्स में क्या होता है? कुछ बर्ड्स में क्या होता है कि उसकी जो आँखों की पुतलियाँ हैं वह क्या होती है? वह पुतलियाँ जो होती हैं वो घूम नहीं पाती हैं। ध्यान रखिएगा, घूम नहीं पाती हैं। इस वजह से उन्हें क्या करना पड़ता है? अपना गर्दन घुमा करके आसपास की चीज़ों को देखना होता है। यहाँ प्रश्न बन सकता है कि किसकी पुतलियाँ नहीं घूमती हैं और उन्हें गर्दन घुमाकर आसपास की चीज़ों को देखना पड़ता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा पक्षियाँ, कुछ पक्षियाँ, सभी तो नहीं कह सकते। आगे देखते हैं। आगे है हमारा पक्षी जब दोनों आँखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं
तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है। सही बात है। जब पक्षी एक ही चीज़ पर अपनी दोनों आँखों को केंद्रित कर लेता है तो उन्हें क्या होता है, दूरी का एहसास होता है, उन्हें पता चलता है कि वह चीज़ उनसे कितनी दूर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, पक्षी जब अपनी आँखों को अलग अलग जगह पर केंद्रित करते हैं तब उनका देखने का दायरा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। पहले हमने देखा कि पक्षी क्या करती है, जब दोनों आंखें एक चीज़ पर केंद्रित करती हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास हो जाता है। दूसरा पॉइंट यहाँ कह रहा है हमारा, ध्यान से देखिए, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि पक्षी जब अपनी आँखों को अलग अलग जगह पर केंद्रित करती हैं तो तब उनका देखने का दायरा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ध्यान रखिएगा, देखने का दायरा पक्षियों का कब बढ़ता है, तो जब वह क्या करती हैं, अलग अलग चीज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित करती हैं। ठीक है, तब उनके देखने का दायरा बढ़ जाता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। और हमने इसमें ये भी देखा है कि पक्षियाँ जो हैं वो एक समय में 2 अलग अलग चीज़ों को देख सकती हैं। ठीक है, आगे देखिए, चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूरी से देख पाते हैं। यह भी बिल्कुल सही बात है। कौन कौन से पक्षी ऐसे हैं? चील, बाज और गिद्ध। ये ऐसे पक्षी हैं जो हमसे 4 गुना ज़्यादा दूरी से किसी भी चीज़ को बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ प्रश्न बन सकता है सीटेट में कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो हमसे 4 गुना ज़्यादा दूरी से बेहतर देख सकता है। तो उसमें हमारा चारों में कोई भी ऑप्शन हो सकता, चील दे दिया, बाज या गिद्ध भी हो सकता है। तो इनमें से तीनों में से अगर कोई भी ऑप्शन हो तो हम इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन, मतलब इन तीनों में से कोई एक ही ऑप्शन होगा तो हम किसी को भी टिक कर सकते हैं, हमारा आंसर सही होगा। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा कह रहा है, दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं। यानी जो जानवर दिन के समय जागते हैं, ध्यान रखिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इससे प्रश्न बनते हैं सीटेट में और पूछे भी गए हैं। यहाँ कह रहे हैं कि दिन में जागने वाला जानवर क्या करता है, कुछ रंग देख पाता है। ठीक है, और वहीं कह रहा है कि रात में जागने वाले जानवरों को हर चीज़ कैसी दिखती है, काली और सफ़ेद। बहुत ही महत्वपूर्ण है ना ये पॉइंट। तो इस पर गौर कीजिएगा कि जो जानवर दिन के समय जागते हैं उनको रंग दिखाई देता है, ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ दिखाई देता है, और जो जानवर रात में जागते हैं उसको रंग बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, वह सिर्फ चीज़ों को काले और सफ़ेद रंग में ही देख पाते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी ब्लैक एंड वाइट ही देख पाते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा जानवर या पक्षी है, तो देखिए जैसे हमारा उल्लू हो गया, आउल कह सकते हैं। तो उल्लू जो है वो रात में ही जागता है, तो उसे चीज़ें कैसी दिखती होंगी, उसे चीज़ें हमेशा ब्लैक एंड वाइट में ही दिखती होंगी क्योंकि वह कलर को नहीं देख सकता है। ठीक है, और भी बहुत सारे जानवर हैं। आगे देखते हैं। आगे है हमारा सांप। सांप के बाहरी कान नहीं होते, लेकिन जमीन पर हुई कंपन को वह सुन या महसूस कर लेते हैं। ये हम सभी जानते हैं कि सांप जो होता है उसके पास कान नहीं होता है, लेकिन जब भी कोई सपेरा विन बजाता है तो सांप, कहते हैं हम सब कि सांप क्या कर रहा है, उस बिन की धुन पे नाच रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है कि उस बिन की जो कंपन होती है उसको महसूस करते हैं वो लोग। तो यहाँ पे सांप के बारे में यही कहा गया है कि सांप के पास जो है वो कान नहीं होता है, वो किसी चीज़ को सुन नहीं सकता है, लेकिन कंपन को क्या कर सकता है, महसूस कर सकता है। ठीक है, कंपन को वह महसूस कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा आप। यहाँ पे अगला देखते हैं। अगला है, सर्दियों के दिनों में छिपकलियाँ कई महीनों तक सोती रहती हैं। देखा होगा, हम सब ने देखा है कि सर्दियों के दिन आते ही क्या हो जाती है, छिपकलियाँ गायब हो जाती है, घर में दिखती ही नहीं है। बहुत सारे लोग तो छिपकलियों से डरते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात है, सर्दियों में उन्हें छिपकलियाँ नहीं दिखती। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि सर्दियों के टाइम पे छिपकलियाँ जो हैं वो जब तक सर्दियाँ रहती हैं तब तक वो आराम से क्या करती हैं, सोती हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है ना कि छिपकलियाँ जो है वो सर्दियों के दिनों में कई महीनों तक सोती हैं।
दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है और ये वीडियो आप सबके लिए उपयोगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, साथ ही इसे लाइक भी करें। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं हम। अगला पॉइंट है हमारा स्लॉथ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है स्लॉथ, क्योंकि स्लॉथ के बारे में सीटेट में एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है ईवीएस के पेपर में। ठीक है, इसे आप जरूर नोट कर लें अपनी कॉपी में कि स्लॉथ से एक प्रश्न जरूर पूछते हैं। अब यहाँ देखिए स्लॉथ के बारे में क्या है। स्लॉथ कैसा दिखता है, तो वो भालू के जैसा दिखता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि भालू के जैसा दिखता है और वो बहुत छोटा होता है। भालू की इतना बड़ा नहीं होता है, स्लॉथ बहुत ही छोटा होता है। उसका शकल भालू की तरह होता है, उसका स्ट्रक्चर भी भालू की तरह होता है। ये दिन में करीब 17 घंटे पैरों से उल्टे सर लटका कर मस्ती में सोते हैं। ठीक है, कैसे सोते हैं ये, तो पैरों से उल्टे सर लटका कर के सोते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। और कितने घंटे सोते हैं, तो दिन में करीब स्लॉथ जो है वो 17 घंटे सोते हैं। कितने घंटे सोते हैं, तो 17 घंटे ये सोते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है हम सबको। आगे कह रहा है कि जो स्लॉथ का जीवन होता है वह केवल 40 वर्षों तक का ही होता है। कितने साल तक जीवित रहता है स्लॉथ, तो स्लॉथ 40 वर्ष तक जीवित रहता है। और एक खास बात यह है कि स्लॉथ जो है वह एक पेड़ पे तब तक रहता है जब तक कि उसकी सारी पत्तियों को ना खा ले, और यह एक सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए नीचे उतरता है। ठीक है, तो इस तरीके से वह कितने पैरों को बदलेगा, तो इस तरीके से वह 8 पैरों को बदलेगा। आगे भी हमने इसके बारे में दे रखा है, देखिए यहाँ पे। स्लॉथ जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाते हैं, और जब तक पत्ते ख़त्म नहीं होते वह पेड़ को बदलता नहीं है, ध्यान रखिएगा। अपने पूरे जीवन काल में ये 8 पैरों पर घूमता है। ध्यान रखने वाली सबसे ज़रूरी बात है कि 8 पैरों पर घूमता है, और जब तक वह पूरी पत्तियों को नहीं खा लेता उस पेड़ को छोड़ता नहीं है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रहेगा कि वह 8 पैरों पे घूमता है और उसका जीवन काल कितना होता है, तो 40 वर्ष ही होता है। वह 40 वर्ष तक ही जीवित रहता है। तो इस 40 वर्षों में वह कितने पैरों पे घूमता है, तो वह 8 पैरों पर घूमता है। आगे देखते हैं, यह सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए नीचे उतरता है। आगे है हमारा, बाघ अंधेरे में 6 गुना बेहतर देख सकता है। जानवर के बारे में तो हम सभी जानते हैं, बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो अंधेरे में बहुत ही अच्छा देख सकते हैं, जिसमें हो गया हमारा बाघ, चीता, शेर, ये सारे जानवर जो हैं, बिल्ली भी इसी में आती है। ये सारे जानवर जो हैं वो अंधेरे में बहुत ही बेहतर देख पाते हैं। बाघ की मूंछ हवा में हुई कंपन को भांप लेती है, जिससे उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चलता है। अब यहाँ पे सबसे मज़ेदार बात क्या है, यहाँ पे सबसे मज़ेदार बात यह है कि बाघ की जो मूंछ होती है वह हवा में होने वाले कंपन को भांप लेती है, और इससे क्या होता है, उसे शिकार करने में आसानी होती है। उसे पता चल जाता है कि उसका शिकार कहाँ है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा है, इससे इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलता है। तो किससे, मूंछ के हिलने से, हवा में जो उसकी मूंछ हिलती है उससे उन्हें रास्ता ढूंढने में भी मदद मिल जाती है। किन्हें, तो बाघ को। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बाघ की बातें हो रही है। ठीक है, आगे हमारा, बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। अब कोई खतरा है या कोई जैसे प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तो प्राकृतिक आपदाओं के बारे में हमसे पहले किनको पता चल जाता है, जानवरों को। ध्यान रखिएगा, हमसे पहले जानवरों को पता चलता है, और उस समय ये बहुत ही अलग अलग तरह के आवाज़ें निकालती हैं, जिससे क्या होता है कि बहुत सारे जानवरों को आपदाओं का पहले से पता चल जाता है और वह घटना के होने से पहले ही उस जगह को छोड़ देते हैं। तो यहाँ भी वही बात कहा जा रहा है कि बाघ मौके के अनुसार क्या करता है, अपना आवाज़ बदलता रहता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ जब गुर्राता है, जब वह दहाड़ता है, तो उसकी जो आवाज़ होती है वह 3 किलोमीटर दूर बैठा
व्यक्ति बहुत ही आसानी से सुन सकता है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपने इलाके की पहचान और रक्षा के लिए गंध छोड़ता है। तो यहाँ देखिए बाघ अपने इलाके में क्या करता है, मूत्र करके अपने इलाके की पहचान और रक्षा के लिए गंध छोड़ता है। अगर एक बाघ किसी इलाके में है तो दूसरा बाघ उस इलाके में जल्दी नहीं जाता है, वह उसकी गंध से पहचान लेता है। तो यहाँ प्रश्न बन सकता है कि बाघ जो है वह कैसे अपनी पहचान को छोड़ता है, तो यहाँ पे मूत्र के द्वारा। आगे है हमारा, बाघ इतना तेज होता है कि वह पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में हुए अंतर को भी भांप लेता है। यानी पत्ते ऐसे ही हिल रहे हैं, बाघ ये भी समझ लेता है, और अगर वहाँ शिकार है और शिकार की वजह से अगर झाड़ियों में हलचल हो रही है तो बाघ जो है उसे भी भांप लेता है। आगे देखते हैं, आगे हमारा है हाथी से जुड़ा हुआ। हाथी को उसके दांत के लिए उसका शिकार किया जाता है। ठीक है, हाथी को किसके लिए, उसका दांत जो है वो बहुत ही महंगा मार्केट में मिलता है, इसीलिए उसके दांतों के लिए लोग उसका शिकार करते हैं। वहीं गैंडे को सींग के लिए, शेर, मगरमच्छ और सांप को उसकी खाल के लिए मार दिया जाता है। तो यहाँ जो शिकारी लोग हैं वह इनका शिकार करते हैं गैंडे के सींग के लिए, शेर, मगरमच्छ और सांप को उसकी खाल के लिए, और हाथी को उसके दांत के लिए। ठीक है, आगे है कस्तूरी हिरण को उसकी खुशबू के लिए मारा जाता है। अब यहाँ देखिए, लोग अपने फ़ायदे के लिए जानवरों को क्या करते हैं, उनका शिकार करते हैं और उन्हें मार देते हैं। तो कस्तूरी हिरण को मारा जाता है किस लिए, तो उसके शरीर में एक कस्तूरी पाया जाता है जो बहुत ही खुशबूदार होती है, तो उस कस्तूरी के लिए उस हिरण को मार दिया जाता है। आगे हमारा है उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर ज़िले में घाना इन जंगलों में जानवरों का शिकार बना है। ये ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ सीटेट में प्रश्न पूछा गया था कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वह कहाँ स्थित है। कौन सा पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है हमारा कहाँ, उत्तराखंड में। और घाना कहाँ स्थित है, तो घाना जो है वह राजस्थान के भरतपुर में है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आप सबको। सपेरे की जाति के लोगों को कालबेलिया कहते हैं। यहाँ प्रश्न यह बन सकता है सीटेट में कि सपेरे की जो जाति होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कालबेलिया कहते हैं। नागगुफ्फन एक तरह का डिज़ाइन, रंगोली या कढ़ाई आदि को कहते हैं, जिसके प्रयोग सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में किया जाता है। नागगुफ्फन एक डिज़ाइन होता है जिसमें नाग का पिक्चर बना हुआ होता है, और उस डिज़ाइन को जनरली लोग क्या कहते हैं कि जो फेस्टिवल होता है उसमें रंगोली के रूप में बनाते हैं, और कपड़ों पे भी कढ़ाई के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग जो है वह ज़्यादातर किया जाता है कहाँ, सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा बीन, तुम्बा और खंजरी तीनों सूखी लौकी से बजाए जाते हैं। यहाँ बनाए जाते हैं दोस्तों, मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ बजाए लिखा गया है, तो यहाँ पे है बनाए। ठीक है, बनाए। तो क्या क्या है जो सूखी लौकी से बनाया जाता है, बीन, तुम्बा और खंजरी। ये तीनों जो क्या कहते हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कह लीजिए, बाजे कह लीजिए, ये तीनों जो है वह बनाया जाता है किससे, सूखी लौकी से। जब तक आप इसे पढ़ेंगे नहीं तब तक ये सारी चीज़ें आपको ध्यान नहीं रहेगा। आप चाहें तो इसे अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे हमारा भारत में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप ही क्या होते हैं, बहुत ही जहरीले होते हैं। कितने तरह के सांप, 4 तरह के सांप, जिसमें हमारा आ जाता है
नाग, करैत, दुबोइया और अफाई। ये 4 प्रकार के सांप हैं जो भारत में पाए जाते हैं और ये सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा जहरीले होते हैं। तो यहाँ देखा आपने कि भारत में बहुत सारे प्रकार के सांप पाए जाते हैं, जिसमें से 4 ही जो हैं वो बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं, जिसमें आ गया हमारा नाग, करैत, दुबोइया और अफाई। और ये जहर कैसे शरीर में पहुंचाते हैं, तो इनका जो आगे का 2 दांत होता है, उस दांत के द्वारा क्या करते हैं, यह मनुष्य के शरीर में अपने जहर को पहुंचाते हैं। यहाँ सीटेट में प्रश्न यह पूछ सकता है कि भारत में पाए जाने वाले सांपों में सबसे जहरीला सांप कौन सा है। तो अगर हमने इसे पढ़ा है तो हम बता सकते हैं कि अगर ऑप्शन में कोई भी एक, इन चारों में से कोई भी एक दिया हुआ है तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। नाग दिया है तो नाग, करैत है तो करैत, दुबैया है तो दुबैया या अफाई है तो अफाई। यानी कि चारों में से कोई एक भी ऑप्शन में दिया हुआ है तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के टारगेट सीटेट सीरीज़ में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आगे के अध्यायों के साथ। अब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।